योगी का यूपी के विधानसभा में भाषण अपराधियों का मटियामेट कर देंगे, लेकिन क्या यही तरीका है अपराधियों को मटियामेट करने का? तरीके और भी हो सकते हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके अलावा इस तरीके से अपराधी को खत्म करने के लिए क्या अपराधी ही पैदा होंगे? 15 अप्रैल की वो रात जहां 43 साल के अपराधियों का साम्राज्य 43 सेकंड के अंदर अपराधी के द्वारा ही समाप्त कर दिया जाता है, वो भी पुलिस की सुरक्षा के बीच, पुलिस की चाक चौबसी के बीच। इस बीच सरकार से बहुत सारे सवाल होंगे। सवाल सहानुभूति की नहीं है, क्योंकि सहानुभूति हो ही क्यों? क्योंकि उसको जिससे सहानुभूति होगी वो भी माफिया ही होगा उसी की तरह। हमको तो नहीं है और आपको भी नहीं होगी, लेकिन सवाल है, सवाल उस तरीके का है, सवाल सरकार से है, सवाल सरकार की विफलता से है, सवाल प्रशासन से है, सवाल सुरक्षा में चूक की है। क्या अपराधी को खत्म करने के लिए अपराधी ही पैदा लेंगे? तो फिर भारत की न्यायिक व्यवस्था की जरूरत क्या है? 26/11 जैसे घटना में भारत की न्यायिक व्यवस्था कितने सारे अपराधियों को सजा देकर अपराध पे अंकुश लगाया है, लेकिन यूपी का यह मामला जो 15 अप्रैल के रात का है, जहां अतीक और अशरफ की रैक पॉइंट 1 से हत्या कर दी जाती है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि क्या अपराध पे अंकुश अपराधी ही लगा सकते हैं? क्या एक अपराध को खत्म करने के लिए दूसरा अपराधी पैदा किया जाएगा, दूसरा अपराधी बनाया जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, सवालों की तादाद है, लेकिन उसमें से कुछ सवाल जो शासन प्रशासन के लोगों से है, जो सरकार के शीर्ष पे बैठे लोगों से है, जो सत्ता से है, जो सत्ताधारी दलों से है, उसमें से पहला सवाल कि आखिर अतीक और अशरफ को जहां उनके गुर्गों के लोगों के द्वारा, जहां उनके अपने गैंग के लोगों के द्वारा छुड़ाने की कोशिश नहीं की गई, उस चाक चौबसी इतनी थी, फिर भी ये 3 अपराधी इतने करीब आए कैसे? सवाल जायज है, सवाल आपके अंदर भी है, सवाल मेरे अंदर भी है कि आखिर में जब अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया, फिर ले जाया गया, फिर लाया गया, तकरीबन 4000 किलोमीटर की दूरी तय करा दी गई, उसके बाद भी उनके गुर्गे के लोगों के द्वारा उनको छुड़ाने की प्रयास नहीं की गई। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस की चाक चौबसी थी। लेकिन उसके बाद भी 15 अप्रैल की वो रात 10 बजे की घटना, 3 अपराधी का इतना नजदीक आना, रैक पॉइंट 1 से गोली मारकर अतीक और अशरफ की हत्या कर देना, ये पुलिस पे सवाल नहीं है, ये शासन प्रशासन पे सवाल नहीं है, ये शासन प्रशासन की चूक की सवाल नहीं है सवाल और भी है। इसी क्रम दूसरा सवाल जो है वो है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट में जब अतीक और अशरफ ने याचिका दायर की थी कि हमारे जान को खतरा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि पुलिस के बीच में किस बात का डर? मतलब जब न्यायालय को भी यूपी पुलिस पे भरोसा थी कि पुलिस के बीच में होने के बाद अतीक और अशरफ के जान को कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी अतीक और अशरफ का रैक पॉइंट 1 से मारकर गोली मारकर हत्या कर दी जानी, वो 3 अपराधी को द्वारा, क्या यह सवाल शासन से नहीं होगा? क्या यह सवाल प्रशासन से नहीं होगा? क्या यह वहां के सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं है? बात यह भी है कि बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी के अतीक और अशरफ को रात के 10 बजे प्रयागराज का वो हॉस्पिटल में लाना, मीडिया के इतने करीब कर देना, और मीडिया के भेद में 3 अपराधी आकर उनको गोली मार दिए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। हाथ में हथकड़ी लगा हुआ अतीक और अशरफ क्या अभी तक मीडिया के इतने करीब आए थे? नहीं। तो फिर वो बिना मेडिकल इमरजेंसी के रात 10 बजे उनको प्रयागराज के हॉस्पिटल में, प्रयागराज के खुले रोड पे टहलाने का क्या जरूरत था? कोई जरूरत थी? कोई जरूरत थी मीडिया के इतने करीब लाने की? नहीं। तो फिर वो अपराधी मीडिया के भेष में आकर और इतने सुरक्षा के बीच रैक पॉइंट 1 से गोली मार दिए, ये भी एक सवाल है। सवाल तो ये भी है कि आखिर में यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जब यूपी पुलिस के द्वारा एफआईआर लिखा गया, उसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि जब अतीक को गुजरात से प्रयागराज लाया जा रहा था, उसी समय ये 3 अपराधी प्रयागराज आए थे। जब इस बात की आशंका थी, तो फिर यूपी की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी?
यूपी में जहां आतंकी को खत्म करने के लिए गाड़ी पलटवा दिए जाते हैं, इनकाउंटर कर दिया जाता है, अतीक के बेटे का इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसके बाद भी क्या यूपी के इंटेलिजेंस को यह ध्यान नहीं था कि आप अतीक और अशरफ के गैंग के कुछ लोग छोड़ा सकते हैं या फिर उनकी हत्या भी कर दी जा सकती है? क्या यूपी के इंटेलिजेंस इतना नहीं सोच सकता है? तो फिर यूपी का इंटेलिजेंस कर क्या रहा था? वो इतना पता नहीं लगा पाया कि उनके गुर्गे के लोग उनको छोड़ा भी सकते हैं या फिर कोई उनकी हत्या भी कर दे सकता है। अगर यह आशंका था तो फिर उन अपराधियों का पता क्यों नहीं लगाया जा सका जो इतने नजदीक आकर मीडिया के भेष में अतीक और अशरफ को रैक पॉइंट 1 से गोली मार दिए? ये सब सवाल है, ये सब सवाल सत्ता में बैठे लोगों से है, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों से है, यूपी सरकार से है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सत्ता में बैठे लोग, शासन में बैठे लोग, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग इन सवालों का जवाब देंगे? भूल जाइए, कभी नहीं। दे भी क्यों, जरूरत भी क्या है? तो फिर कुछ सवाल पुलिस से भी है, वो भी पूछ ही लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस की यूपी में अपराध को खत्म करने में एक अहम भूमिका है। लेकिन क्या यही भूमिका है? तो फिर पुलिस से भी जो सवाल है वो ही जाने चाहिए। पुलिस से भी सवाल का तादाद है, बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य सवाल जो ये है कि आखिर में अतीक और अशरफ की हत्या क्यों कर दी गई? एनकाउंटर के बाद जब वो तीनों लड़के, तीनों अपराधी लॉलेस, सनी और अरुण जब सरेंडर करते हैं तो वो साफ कहते हैं कि हमको आतंक की दुनिया में बादशाहियत कायम करना था। क्या आपके गले से यह बात उतर रही है कि जिस तरीके से सरेआम रैक पॉइंट 1 से अपराधी अतीक और अहमद को गोली मार दिए और उसके बाद वो आतंक की दुनिया में बादशाहियत कायम कर पाएंगे? कैसे करेंगे? उनकी तो जमानत नहीं होगी, भारत की न्याय व्यवस्था में यह शक्ति है, तो फिर वो अपराध की दुनिया में बादशाहियत कायम कैसे करेंगे? सवाल तो यह भी है कि वो जिस पिस्टल से अतीक और अशरफ को गोली मारी गई वो पिस्टल भारत में बैन है, फिर वो पिस्टल आई कहां से? कौन दिया वो पिस्टल? कहां से आई वो पिस्टल? ये सब सवाल है और सवाल सब जायज है। सवाल आपके अंदर भी है, सवाल हमारे अंदर भी है, लेकिन पूछेगा कौन? जिस जिगानो पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है उस पिस्टल का दाम ब्लैक मार्केट में भी तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्या ये आप कह सकते हैं कि वो तीनों लड़के, वो तीनों अपराधी लॉलेस, सनी और अरुण 5-7 लाख रुपया जुगाड़ कर ब्लैक मार्केट से पिस्टल खरीदे होंगे? हमें तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो बताइए, क्योंकि उनके घर की स्थिति मीडिया के हिसाब से इस तरीके की है कि वो 5-7 लाख रुपया एफोर्ड कर इतने महंगे वेपन्स खरीदेंगे कहां से? फिर तो एक बहुत बड़ा सवाल जो सामने आता है वो है कि इन पूरे अपराध के पीछे वो कौन है जो इन तीनों लड़के को 5-7 लाख रुपया देकर ये वेपन्स खरीदवाते हैं? किसकी अदावत है अतीक और अशरफ से जिससे उनका अपराध जगत से नाम खत्म कर देना चाहता है? क्या वो अदावत इसलिए है कि अपराध जगत का खात्मा हो जाए? क्या आपको लगता है कि अतीक और अशरफ के मौत के बाद यूपी में आतंक अपराधी जगत का खात्मा हो जाएगा? क्या निरंकुश लग जाएगा उस अपराध पे यूपी में? तो सवाल बहुत सारे हैं। सवाल तो यह भी है कि 3 जिला, 3 लड़के एक साथ आए कैसे? ये तीनों लड़के लॉलेस, सनी और अरुण कुछ कांड में मुख्य अभियुक्त है और सजा काट के अभी आए हैं। तीनों का गृह जिला 3 है। आपको बता दें कि लॉलेस जो है वो बांदा जिले का रहने वाला है, सनी जो है वो अमीरपुर जिले का रहने वाला है और अरुण जो है वो कासगंज जिले का रहने वाला है। तो फिर वो कौन है जो इन तीनों अपराधी को एक साथ कर एक जगह लाया, पिस्टल खरीद के दिया और इतना बड़ा अपराध का अंजाम दिया? क्या ये तीनों अपराधी जो 3 गृह जिले से हैं उनका एक ही मकसद था, माइंडसेट एक ही था? ऐसा संभव है कि वो अतीक और अशरफ को मारकर इस अपराध के बाद दुनिया में बादशाहियत कायम करना? तीनों का माइंडसेट एक ही होगा? हमें तो नहीं लगता।
तो फिर ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस अपराध के पीछे वो कौन है, वो अतीक और अशरफ से किसका अदावत है, या फिर यूपी में अपराध जगत पे निरंकुश लगाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वो 5 से 7 लाख के पिस्टल, वो 3 जिले से 3 लड़के को एक जगह करना और रैक पॉइंट 1 से उतनी सुरक्षा चाक चौबची के बीच रैक पॉइंट 1 से गोली मारकर अतीक और अशरफ की हत्या कर देना। क्या ये सवाल नहीं होंगे? सवाल होंगे, शासन से होंगे, सवाल होंगे प्रशासन से होंगे। लेकिन खैर, अब यूपी में के जो डीजीपी हैं वो एसआईटी टीम के गठन कर दिए हैं। लेकिन फिर यहां पे एक सवाल है, जो एसआईटी टीम का गठन आज हुआ है, जो अतीक और अशरफ के हत्यारे सनी, लॉलेस और अरुण को रिमांड पे लेकर पूछताछ करना चाहते हैं, यह काम तो उस दिन भी हो जाने चाहिए था जिस दिन वो तीनों अपराधी पुलिस के सामने सरेंडर किए थे। लेकिन फिर पुलिस उनको डायरेक्ट न्यायिक हिरासत में क्यों भेज देती है? यह भी अपने आप में एक सवाल है। ये पूछताछ पुलिस जिस तरीके से अतीक और अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड में गुजरात से लाकर प्रयागराज रिमांड पे पूछताछ कर रही थी, क्या उस तरीके से ये अतीक और अशरफ के हत्यारे अपराधी, तीनों अपराधी को एक जगह पे रिमांड पे लेके पूछताछ नहीं कर सकती थी यूपी पुलिस? फिर उनको डायरेक्ट न्यायिक हिरासत में क्यों भेज दिया गया? सवाल बहुत सारे हैं, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, तमाम लोगों के अंदर है। लेकिन सवाल पूछे कौन और जवाब देगा कौन? क्या जरूरत है सत्ता और शासन में बैठे लोगों को जवाब देने का? क्या जरूरत है पुलिस को जवाब देने का? लेकिन जवाब देना पड़ेगा। खैर, अब एसआईटी टीम की गठन हो गई है, देखते हैं आगे इसमें होता क्या है। क्या कुछ निकल के साफ आता है कि उनके पीछे का हाथ किसका है, या फिर ये तीनों लड़कों का ही मंसूबा है? क्या है, इस बात का पता तभी लग पाएगा जब एसआईटी टीम उनसे पूछताछ करेगी। तो बने रहते हैं हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे जो भी एसआईटी टीम के द्वारा निर्णय आएगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।